नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन फंडा लाइव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं RSRTS एग्जाम 2013 में पूछे गए इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे उन सभी सवालों के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं। RSRTS एग्जाम 2013 में इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लोस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? ऑप्शन 1 M.R. मुगल, ऑप्शन 2 ऑरेल स्टेन, ऑप्शन 3 हरमन गोइड्स, ऑप्शन 4 V.N. मिश्र। तो आपको बताना है कि ये सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट अलोंग दी सरस्वती रिवर ये किसका कार्य था? क्या M.R. मुगल का था, या ऑरेल स्टेन का था, या हरमन गोइड्स का था, या फिर V.N. मिश्र का था? दोस्तों, इस सवाल के सही जवाब की ओर बढ़ते हैं हम। तो इस क्वेश्चन के सही उत्तर की बात करें तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है, यानी ऑरेल स्टेन, जिन्होंने ये सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग दी सरस्वती रिवर का कार्य किया था। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन 1 अंगुली, ऑप्शन 2 हाथ, ऑप्शन 3 कान, ऑप्शन 4 नाक। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। क्या अंगुली में पहना जाता है, या हाथ में, कान में, या नाक में? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन 1, यानी दामना नामक आभूषण जो है वो अंगुली में पहना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को द्वारा 2010 ईस्वी में विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया? ऑप्शन 1 केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन 2 रणथंभौर किला, ऑप्शन 3 कुंभलगढ़, ऑप्शन 4 जंतर मंतर जयपुर। तो दोस्तों, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को द्वारा 2010 ईस्वी में विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया, यानी इनमें से किस स्थान को यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को, रणथंभौर किले को, कुंभलगढ़ को, या जंतर मंतर जयपुर को? तो दोस्तों, आपके इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, यानी जंतर मंतर जयपुर को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन 4, यहाँ पर जंतर मंतर जयपुर। और इससे संबंधित कुछ डिटेल है, आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं। उससे पहले इस क्वेश्चन का आप करेक्ट आंसर कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, यानी जंतर मंतर जयपुर। तो दोस्तों, सबसे पहले इस ऑप्शन में हम बात करें अगर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, मैं यहाँ पर कलर से कर लेता हूँ। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपके भरतपुर में है, और इसकी स्थापना की बात करें तो 10 मार्च 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में यूनेस्को विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल किया गया, यानी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है उसको 1985 में यूनेस्को विश्व विरासत प्राकृतिक धरोहर में शामिल किया गया। अन्य नाम केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान और भरतपुर पक्षी विहार या पक्षियों का स्वर्ग। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान बाणगंगा व गंभीरी नदियों के मध्य स्थित है। ये साइबेरियन सारस रूस के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य में एशिया की सबसे बड़ी पक्षी प्रजनन स्थली है, और यहाँ पर राजस्थान की प्रथम वन्य जीव प्रयोगशाला भी है। इससे आगे हम बात करें अगर रणथंभौर किला, तो रणथंभौर किले की बात करें तो इस किले का निर्माण सज्जन वीर सिंह नागिल ने करवाया था।
अबुल फजल ने इसके बारे में कहा कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं और ये बख्तरबंद हैं। यहाँ पर राजस्थान का पहला साका हुआ 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हुआ था ये साका। इसमें हमीर देव चौहान विश्वासघात के परिणाम स्वरूप वीरगति को प्राप्त हुआ था और उसकी पत्नी रंग देवी ने जौहर किया था। यानी हमीर देव चौहान विश्वासघात के परिणाम स्वरूप वीरगति को प्राप्त हुआ था और उसकी पत्नी रंग देवी ने जौहर किया था। पहला साका रणथंभौर में 1301 में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में या किले के बारे में कहा अन्य सब दुर्ग नंगे हैं और ये पत्थर बंद है। इसका निर्माण सज्जन वीर सिंह नागिल ने करवाया। उसके बाद नंबर आता है आपके कुंभलगढ़ का। तो कुंभलगढ़ की बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। तो ये दुर्ग आपके राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है और दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा ने 13 मई 1459 को करवाया। और किले की दीवार की बात करें तो 36 किलोमीटर लंबी और 21 फीट चौड़ी है, जो कि दूसरी सबसे विश्व की लंबी व चौड़ी दीवार है। जो सबसे बड़ी है वो चाइना की है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, और उसके बाद जो है कुंभलगढ़ किले की दीवार है जो कि 36 किलोमीटर लंबी और 21 फुट चौड़ी है। इस किले की ऊंचाई के संबंध में अगर बात करें तो इस किले की ऊंचाई के संबंध में अबुल फजल ने कहा था कि ये दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। यानी इस किले की ऊंचाई आपके कुल 3568 फीट ऊंची चोटी पर ये है। और कर्नल जेम्स टॉड ने इस दुर्ग की तुलना एस्ट्रकन दुर्ग से की है। अब सबसे अंत में बात कर लेते हैं जंतर मंतर जयपुर की, जो कि इस सवाल का करेक्ट आंसर भी था, जंतर मंतर जयपुर। तो सवाई जय सिंह जयपुर के संस्थापक थे। 1734 में जंतर मंतर का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। वर्ष 1948 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया इसे। यूनेस्को ने 31 जुलाई 2010 को जंतर मंतर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया। ये नाम संस्कृत भाषा से लिया गया है। यंत्र से जंतर, जिसका अर्थ यंत्र या मशीन है, और मंत्र से जिसका अर्थ परामर्श अथवा गणना करना है, इसलिए शाब्दिक अनुवाद में जंतर मंत्र का अर्थ गणना के लिए प्रयुक्त साधन है। तो ये इस सवाल से जुड़ी कुछ जानकारियां थी जो आपको बता दी। आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन 1 खड़ताल सुशीर वाद्य, ऑप्शन 2 रबाब तत्वाद्य, ऑप्शन 3 बांक्या घन वाद्य, ऑप्शन 4 डेरू सुशीर वाद्य। तो दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। क्या खड़ताल सुशीर वाद्य, रबाब तत्वाद्य, या बांक्या घन वाद्य, या डेरू सुशीर वाद्य? तो आपको बताना है इनमें से सही कौन सा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें कि कौन सा युग्म सही है, तो इसका सही तो है आपके ऑप्शन 2 यानी रबाब, जो कि तत्वाद्य है। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन 2 यानी रबाब। क्या है आपके? रबाब जो है वो तत्वाद्य है। तो ये इस क्वेश्चन का आपके करेक्ट आंसर होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में विभिन्न समय पर निम्नलिखित त्योहार मनाए जाते हैं। ऑप्शन ए छोटी तीज, ऑप्शन बी आखा तीज, ऑप्शन सी गणगौर, ऑप्शन डी कजली या बड़ी तीज। यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न कि राजस्थान में विभिन्न समय पर निम्नलिखित त्योहार मनाए जाते हैं। छोटी तीज, आखा तीज, गणगौर, कजली तीज। कैलेंडर वर्ष के अनुसार उनका तिथि क्रम क्या है? यानी आपको इनको सही काल क्रम में बैठाना है कि इन सब का सही काल क्रम क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 में आप ऑप्शन सी, बी, ए और डी, ऑप्शन 2 में बी, ए, सी और डी, ऑप्शन 3 में बी, सी, ए और डी, ऑप्शन 4 में सी, ए, डी, बी। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आती है आपके गणगौर, नंबर 1 पे गणगौर। उसके बाद इनमें से आपके कौन सा त्योहार आता है?
गणगौर के बाद में आपके आता है आखा तीज जो कि आपके नंबर 2 पे, और उसके बाद आपके आती है छोटी तीज, ये 3 नंबर पे, और उसके बाद आपके आती है कजली तीज या बड़ी तीज। तो हमें देखना है ये इनका कालक्रम है सही, जो कि कौन से ऑप्शन में सही बैठता है। सबसे पहले हमारा देखना है सी किस किस में है, तो यहाँ पर सी एक तो 1 नंबर में है और एक 4 नंबर में। उसके बाद नंबर 2 पे आखा तीज यहाँ पे यहाँ भी है और यहाँ पे नहीं है, मतलब हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, यानी सबसे पहले गणगौर, फिर आका तीज, फिर छोटी तीज, फिर कजली तीज या बड़ी तीज आती है। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके कि राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और साम्राज्य विक्टोरिया का चेहरा और दूसरी ओर अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था, और दूसरी ओर नागरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था? ऑप्शन 1 जोधपुर, ऑप्शन 2 जयपुर, ऑप्शन 3 बीकानेर, ऑप्शन 4 उदयपुर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और साम्राज्य विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था, और दूसरी ओर नागरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था। तो इस क्वेश्चन का आपके करेक्ट होगा आंसर ऑप्शन 3, यानी बीकानेर रियासत में ये होता था। तो इस क्वेश्चन का आपके करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस रियासत में आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई? ऑप्शन 1 जोधपुर, ऑप्शन 2 जयपुर, ऑप्शन 3 कोटा, ऑप्शन 4 बीकानेर। इन विच प्रिंसेस स्टेट ऑफ राजपूताना आज़ाद मोर्चा वाज इस्टेब्लिश्ड, यानी राजपूताना की किस रियासत में आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई? तो इस क्वेश्चन का आपके दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, यानी जयपुर रियासत में जो है आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई। तो इस प्रकार आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए और नीचे लिखे कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए द्वारकाधीश, ऑप्शन बी श्रीनाथ जी, ऑप्शन सी मथुराधीश, ऑप्शन डी गोविंद देव जी। सामने सूची सेकंड है ऑप्शन 1 कोटा, ऑप्शन 2 नाथ द्वारा, ऑप्शन 3 जयपुर, ऑप्शन 4 कांकरोली। तो दोस्तों आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित कीजिए और नीचे लिखे कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए, यानी कौन सा मंदिर है या कौन सी जगह कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो आइए इनका भी मिलान देख लेते हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं यहाँ पर कौन सी, ऑप्शन ए में है आपके द्वारकाधीश, तो द्वारकाधीश है आपके कांकरोली में। उसके बाद है आपके ऑप्शन बी श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी है आपके नाहत द्वारा में। उसके बाद आपके ऑप्शन सी है मथुराधीश, मथुराधीश है कोटा में, और गोविंद देव जी का मंदिर है जयपुर में। तो ये आपके करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन ए में आपके फोर्थ करेक्ट होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कोड में ऑप्शन 1 और 2 में जो है ए में फोर्थ सही है। ऑप्शन बी में श्रीनाथ जी नाहत द्वारा, श्रीनाथ जी कहाँ पे नाथ द्वारा, तो ऑप्शन बी में सेकंड करेक्ट होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में सेकंड करेक्ट है, यहाँ पर सेकंड करेक्ट नहीं है, मतलब आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 जो है वो इस क्वेश्चन का आपके करेक्ट आंसर होगा, यानी आपके द्वारकाधीश का मंदिर कांकरोली में, श्रीनाथ जी का नाथद्वारा में, मथुराधीश का कोटा में, और गोविंद देव जी का जयपुर में। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि राजपूताना की निम्नलिखित रियासतों ने 1817-18 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन 1 कोटा, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी करौली, ऑप्शन डी उदयपुर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम काल क्रमानुसार सही है?
यानी आपको बताना है कि राजपूताना की निम्नलिखित रियासतों ने 1817-18 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए, लेकिन आपको इनका कालक्रम बताना है, यानी किसने पहले किए और किसने बाद में। तो देखिए दोस्तों, आप भी देख लीजिए, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, तब तक आप देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, उसके बाद मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों देख लेते हैं इसका आंसर। सबसे पहले आपके इस पर हस्ताक्षर किए थे करौली ने, उसके बाद आपके कोटा ने, उसके बाद जोधपुर ने, और उसके बाद आपके किए थे उदयपुर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी किसमें करेक्ट है? ऑप्शन 2 में सी है और ऑप्शन 4 में भी सी है। उसके बाद ऑप्शन ए में है कोटा, उसके बाद यानी सेकंड ए किसमें? ये इसमें, यानी आपका ये करेक्ट होगा आपके ऑप्शन 4, यानी करौली, उसके बाद कोटा, जोधपुर और उदयपुर, इन रियासतों ने क्रमानुसार ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए 1817-18 में। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, खालसा भूमि राजा के नियंत्रण में होती थी। ऑप्शन 2, जागीरी भूमि पर जागीरदार या ठिकानेदार का पैतृक नियंत्रण होता था। ऑप्शन 3, भूमियों को कुछ भूमि उनकी चौकीदारी की सेवाओं तथा मार्गों की सुरक्षा के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए दी जाती थी। ऑप्शन 4, चरणों भूमि पर राजा का नियंत्रण होता था। यानी आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से आपके सही नहीं है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यानी इनमें से 3 ऑप्शन है वो आपके सही होंगे, लेकिन एक सही नहीं है। तो खालसा भूमि राजा के नियंत्रण में होती थी, बिल्कुल राइट। जागीरी भूमि पर जागीरदार या ठेकेदार का पैतृक नियंत्रण होता था, बिल्कुल राइट। भूमियों को कुछ भूमि उनकी चौकीदारी की सेवाओं तथा मार्गों की सुरक्षा के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए दी, बिल्कुल राइट। भूमि पर राजा का नियंत्रण होता था, ये बिल्कुल गलत है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन 4, यानी ये गलत है, फिर भी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन 4। यानी ये तीनों कथन है वो सही है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हड़प्पा मुहावरों के संदर्भ में सही है? ऑप्शन 1, अधिकांश मुहावरे आकृति में वर्गाकार हैं। ऑप्शन 2, अधिकांश मुहावरे सैलखड़ी की बनी हैं। ऑप्शन 3, कुछ मुहावरों पर केवल लेख हैं परंतु आकृतियां नहीं हैं। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन है वो हड़प्पा मुहावरों के संदर्भ में सही है। क्या अधिकांश मुहावरे आकृति में वर्गाकार है, या अधिकांश मुहावरे सैलखड़ी की बनी हुई है, या कुछ मुहावरों पर केवल लेख परंतु आकृतियां नहीं है? तो यहाँ पर अधिकांश मुहावरे आकृति में वर्गाकार है, बिल्कुल राइट। अधिकांश मुहावरे सैलखड़ी की बनी हुई है, राइट। कुछ मुहावरों पर केवल लेख है परंतु आकृतियां नहीं है, ये भी राइट। यानी आपके ऑप्शन 1, 2 और 3 ये तीनों सही है। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। तो ये इस सवाल का आपके करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग का घटक नहीं है? यानी ऑप्शन 1 शिक्षा, ऑप्शन 2 व्याकरण, ऑप्शन 3 छंद, ऑप्शन 4 अलंकार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट ए कंपोनेंट ऑफ वेदास? यानी कौन सा वेदांग का घटक नहीं है? शिक्षा, व्याकरण, छंद या अलंकार?
तो यहाँ पर शिक्षा, बिल्कुल शिक्षा जो है वेदांग का घटक है, व्याकरण भी है और छंद भी है। तो ये अलंकार जो है आपके वेदांग का घटक नहीं है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आपके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, यानी वेदांग का घटक क्या नहीं है, अलंकार। अलंकार जो है वो वेदांग का घटक नहीं है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भाषा जिसका प्रयोग अशोक के अभिलेखों में नहीं किया गया है वह है। ऑप्शन ए प्राकृत, ऑप्शन 2 अरेबिक, ऑप्शन 3 यूनानी, ऑप्शन 4 रोमन। यानी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भाषा जिसका प्रयोग अशोक के अभिलेखों में नहीं किया गया है वह कौन सी है। यानी आपको बताना है कि अशोक के अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है। द लैंग्वेज विच हैज नॉट बीन यूज्ड इन अशोका इंस्क्रिप्शन एज, यानी कौन सी भाषा है जिसका अशोक के अभिलेखों में उल्लेख नहीं किया गया है। प्राकृत का किया गया है, यूनानी का भी उल्लेख किया गया है और रोमन का भी किया गया है, अरेबिक का नहीं किया गया। तो ये आपके इसका करेक्ट आंसर होगा अरेबिक, ऑप्शन 2। अरेबिक जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी भाषा जिसका प्रयोग अशोक के अभिलेखों में नहीं किया गया है वह कौन सी है, अरेबिक। यानी प्राकृत, यूनानी और रोमन, इन तीनों भाषाओं का उल्लेख किया गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख हिंद यवनों पर वासुदेव संप्रदाय के प्रभाव को संकेतित करता है। ऑप्शन 1 बेशनगर स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन 2 सुई विहार अभिलेख, ऑप्शन 3 रावटाक अभिलेख, ऑप्शन 4 जूनागढ़ अभिलेख। इन्हें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख हिंद यवनों पर वासुदेव संप्रदाय के प्रभाव को संकेतित करता है। यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन इंडिकेट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ वासुदेवा कल्ट ऑन इंडो ग्रीक। कौन सा अभिलेख हिंद यवनों पर वासुदेव संप्रदाय के प्रभाव को संकेतित करता है। तो ऑप्शन 1 में है यहाँ पर आपके, मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कि अभिलेख हिंद यवनों पर वासुदेव के प्रभाव को संकेतित दिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन 1 यानी बेशनगर स्तंभ अभिलेख। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का आपके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 यानी बेशनगर स्तंभ अभिलेख है वो हिंद यवनों पर वासुदेव संप्रदाय के प्रभाव को संकेतित करता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में श्रेणी का मुखिया कहलाता था। ऑप्शन 1 अधिपति, ऑप्शन 2 जठक, ऑप्शन 3 अग्रपति, ऑप्शन 4 वणिक। यानी दोस्तों क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रहा हूं वापस कि प्राचीन भारत में श्रेणी का मुखिया क्या कहलाता था। तो यहां पर आपको बताना है कि प्राचीन भारत में श्रेणी का मुखिया क्या कहलाता था। तो इस क्वेश्चन में आपके ऑप्शन 1 है अधिपति नहीं, अग्रपति ये भी नहीं और वणिक भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन 2 यानी जेठक। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके कि राजेंद्र फर्स्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है उसने गंगा घाटी में एक सफल सैन्य अभियान भेजा। ऑप्शन 2 है उसने गंगईकोंड
चोलपुरम में एक नई राजधानी का निर्माण किया। ऑप्शन थर्ड है उसने श्रीलंका के नरेश महेंद्र फिफ्थ को पराजित किया। ऑप्शन फोर्थ है उसने व्यापारियों के एक दल को चीन भेजा। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? यानी राजेंद्र फर्स्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि उसने गंगा घाटी में एक सफल सैन्य अभियान भेजा। उसने चोलपुरम में एक नई राजधानी का निर्माण किया। ऑप्शन थर्ड उसने श्रीलंका के नरेश महेंद्र फिफ्थ को पराजित किया। ऑप्शन फोर्थ है उसने व्यापारियों के एक दल को चीन भेजा। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो सबसे पहले उसने गंगा घाटी में एक सफल सैन्य अभियान भेजा, बिल्कुल राइट। उसने गंगईकोंड चोलपुरम में एक नई राजधानी का निर्माण किया, बिल्कुल राइट। उसने श्रीलंका के नरेश महेंद्र फिफ्थ को पराजित किया, ये भी राइट। उसने व्यापारियों के एक दल को चीन भेजा, ये गलत है। तो आपको इन तीनों में से यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है इसमें सही है। यानी ऑप्शन थर्ड जो है आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है सल्तनत काल में सोनधर था। ऑप्शन 1 भू राजस्व पर एक उपकर। ऑप्शन 2 नहरी जल पर लगाया गया कर। ऑप्शन 3 गंगा के दोआब में लगाया गया विशेष कर। ऑप्शन 4 कृषि विकास के लिए किसानों को दिया जाने वाला ऋण। यानी दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सल्तनत काल में सोनधर क्या था? क्या भू राजस्व पर एक उपकर था, या नहरी जल पर लगाया गया कर था, या गंगा के दोआब में लगाया गया विशेष कर था, या कृषि विकास के लिए किसानों को दिया जाने वाला ऋण था? तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि क्या भू राजस्व पर एक उपकर था? नहीं, बिल्कुल गलत। नहरी जल पर लगाया गया कर, ये भी गलत। गंगा के दोआब में लगाया गया विशेष कर, ये भी गलत। कृषि विकास के लिए किसानों पर दिया जाने वाला ऋण, राइट, ये इसका करेक्ट आंसर है। यानी आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन ग्रंथ मान कोतवाल की विषय वस्तु है। ऑप्शन 1 आमेर के राजा मान सिंह का बंगाल अभियान। ऑप्शन 2 हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के रागों का संकलन। ऑप्शन 3 नागौर की रानी मान कंवर के मनोविनोद। ऑप्शन 4 साहित्यिक पहेलियां। तो आपको बताना है मध्यकालीन ग्रंथ महान कोतवाल की विषय वस्तु क्या थी, ये आपको बताना है। तो क्या आमेर के राजा मान सिंह का बंगाल अभियान था, या हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के रागों का संकलन था, या नागौर की रानी मान कंवर के मनोविनोद, या साहित्यिक पहेलियां? तो आपको बताना है कि मान कोतवाल की विषय वस्तु क्या थी, यानी मेन मुख्य किस विषय पर बना हुआ था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन 2 यानी हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के रागों का संकलन जो है मान कोतवाल में है। तो इस क्वेश्चन का आपके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी इमारतें फतेहपुर सीकरी के हरमसरा खंड का हिस्सा है? ऑप्शन 1 जोधाबाई का महल। ऑप्शन 2 पंचमहल। ऑप्शन 3 मरियम का घर। ऑप्शन 4 बीरबल का घर। तो दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी इमारतें फतेहपुर सीकरी के हरमसरा कांड का हिस्सा है। तो आपको यहाँ पर पूछा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो जोधाबाई का महल बिल्कुल राइट, पंचमहल ये भी राइट, मरियम का घर ये भी राइट, बीरबल का घर ये भी राइट। सही विकल्प का चयन कीजिए। केवल ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड ये भी सही है। ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ ये भी सही है। केवल फर्स्ट सेकंड थर्ड ये कुल मिला के ये सभी सही है। यानी ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ
सभी सही है। तो इस क्वेश्चन का आपके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, यानी जो इमारतें फतेहपुर सीकरी की हरमसरा कांड का हिस्सा है उसमें जोधाबाई का महल, पंचमहल, मरियम का घर और बीरबल का घर ये सभी शामिल है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए एवं दिए गए कोटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है मुरीद, ऑप्शन बी मुर्शिद, ऑप्शन सी अभंग, ऑप्शन डी पुष्टि। ऑप्शन 1 दे रखा है यहाँ पर विठोबा को समर्पित, ऑप्शन 2 है आपके सूफी शिष्य, ऑप्शन 3 है सूफी गुरु पथ प्रदर्शक, ऑप्शन 4 है ईश्वर की अनुकंपा। तो यहाँ पर आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो आपको बताना है यहाँ पर इसको सही सम्मिलित करना है। तो सबसे पहले देखते हैं मुरीद। मुरीद जो हैं सूफी शिष्य हैं। उसके बाद मुर्शिद, मुर्शिद जो हैं सूफी गुरु या पथ प्रदर्शक हैं। उसके बाद आपके अभंग, अभंग वो हैं आपके विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य। ऑप्शन डी है पुष्टि जो कि ईश्वर की अनुकंपा है, यानी आपके ऑप्शन डी इसका करेक्ट, डी में फोर्थ जो है वो सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में यहाँ पर है सेकंड, यहाँ पर किसी में नहीं दे रखा, बिल्कुल राइट। आपके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित कथन ए और बी को पढ़ें और नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए 1813 के चार्टर एक्ट से मुक्त व्यापार की नीति को प्रारंभ किया गया। ऑप्शन बी 1813 से भारत की आर्थिक नीतियां इंग्लैंड के औद्योगिक बुजुर्ग वर्ग के हितों से निर्धारित होने लगी थी। यहाँ पर कोड दे रखे हैं नीचे। ऑप्शन 1 है ए एवं बी दोनों ही गलत है, ऑप्शन 2 है ए एवं बी दोनों ही सही है, ऑप्शन 3 है ए सही है जबकि बी गलत है, ऑप्शन 4 है यहाँ पर ए गलत है जबकि बी सही है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से सही कौन से हैं। 1813 के चार्टर एक्ट से मुक्त व्यापार की नीति का प्रारंभ किया गया, बिल्कुल राइट। 1813 से भारत की आर्थिक नीतियां इंग्लैंड के औद्योगिक बुजुर्ग वर्ग के हितों से निर्धारित होने लगी, राइट। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का अंतिम लास्ट ये क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को एक 11 सूची मांग पत्र भेजा, निम्नलिखित में से कौन सी मांगे इसमें सम्मिलित नहीं थी। ऑप्शन ए भू राजस्व में 50% की कमी और नमक कर की समाप्ति, ऑप्शन बी रुपया स्टर्लिंग की विनिमय दर कम करना, ऑप्शन सी सैन्य और नागरिक प्रशासन के खर्च में 50% की कमी, ऑप्शन डी भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त को मापी। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन 1 में आपके डी, ऑप्शन 2 में ए एवं सी, ऑप्शन 3 में बी, ऑप्शन डी में ए एवं डी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को एक 11 सूत्री मांग पत्र भेजा, इनमें कौन सी मांगे सम्मिलित नहीं थी। तो आपको बताना है कि उस 11 सूत्री पत्र में जो है कौन सी मांगे सम्मिलित नहीं थी। उसमें भू राजस्व में 50% की कमी, नमक कर की समाप्ति ये मांग शामिल नहीं थी। रुपया स्टर्लिंग की विनिमय दर करना ये थी। सैन्य और नागरिक प्रशासन के खर्च में 50% की कमी ये भी थी, सॉरी ये भी थी। आपके भू राजस्व में 50% की कटौती ये भी थी। भू राजस्व में 50% की कटौती ये भी थी। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त को मापी ये नहीं थी। ये आपके इसका यानी डी जो है वो
नहीं था, बाकी तीनों ही मांगे जो 11 सूत्रीय पत्र भेजा उसमें थी। तो इस क्वेश्चन का आपके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए का ऑप्शन डी, यानी भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त को माफी ये नहीं था उसके भीतर। दोस्तों ये था आपके RS प्री 2013 हिस्ट्री प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जिसका सॉल्यूशन अभी हमने किया। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। हमारी फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।